अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ आज मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर शहीद एंटी नारकोटिक्स फोर्स अस्पताल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में। और नाज़रीन, नशा ख्वाह वो किसी भी किस्म का हो, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करता है और नशे के आदी अफराद मुआशरे का एक नाकारा हिस्सा बन के रह जाते हैं। मुआशरा उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, जिसके बाद जराइम की शरह में भी काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट इस बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रही है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जहाँ पर हम आज मौजूद हैं और देखेंगे उस सिस्टम को जिसमें एक मनशियात के आदी शख्स को कैसे एक मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाया जाता है, एक मुफीद शहरी बना दिया जाता है। मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं जो यहाँ पर हमें नज़र आएंगे, तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब के साथ और ये यहाँ पर हमें बताएंगे कि क्या किस तरह से ट्रीट करते हैं मरीज़ों को और कितने मरीज़ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब। डॉक्टर साहब, कैसे ट्रीट करते हैं आप यहाँ पर, और जब यहाँ पर पेशेंट आता है वो तो अपने हवासों में भी नहीं होता होगा? जी देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं ये MATRC के 5 हॉस्पिटल्स हैं उनको देखता हूँ, यहाँ लियारी में बैठता हूँ। तो हमारे पास MATRC के 5 सेंटर्स हैं, 3 कराची में है, एक हैदराबाद में है, एक सखर में है। तो जो पेशेंट्स हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के लाए जाते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही ड्रग्स के पेशेंट्स हमारे पास लाए जाते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो ATS का ज़्यादा कॉमन है। ATS से मुराद हमारी एम्फेटामिन टाइप डेरिवेटिव्स ड्रग्स हैं या स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, जिसमें आइस और क्रिस्टल टॉप पे है और तीसरे नंबर पे एक्सटेसी है। उनकी प्रिवलेंस या रिपोर्टिंग जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ गई है। और अगर आप एज ग्रुप की बात करें तो डिफरेंट एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है। हम यहाँ बच्चों से लेके बच्चे, एडोलेसेंस, एडल्ट और वुमेन, चारों जेंडर्स को, चारों ग्रुप्स को हम टैकल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब से पहले अगर हम कुछ दिहाइयों पहले बात करें तो बच्चों में हम देखते थे कि समद बॉन्ड का एक नशा बड़ा मशहूर हुआ था। अक्सर बच्चों में जो चाइल्ड लेबर के उसमें बच्चे जाते थे वो इसका शिकार हो जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे दौरे जदीद की तरफ हम जाते जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि नशे में भी जदीदियत आती जा रही है और नई नई किस्म के नशे जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बच्चों में ये चीज़ें कॉमन हैं, बच्चे भी शिकार होते हैं। कितनी उम्र के बच्चे होते हैं जो इस नशे का शिकार हो जाते हैं? देखिए, जो भी हमारे पास छोटे से छोटा बच्चा है वो 9 साल का है। तो डिफरेंट, जैसे मैंने ग्रुप्स के हिसाब से बात की आपसे, तो ये ग्रुप्स और नई जो ट्रेंड है उसका इम्पेक्ट है। पहले हाँ, समद बॉन्ड यूज़ काफ़ी कॉमन था स्ट्रीट, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन में कॉमन होता है। जी। उसका भी ट्रेंड अब चेंज हो गया। अब मोस्टली जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास वो कैनबिस चर्स पीते हैं या फिर आइस यूज़र्स हैं या क्रिस्टल यूज़र्स हैं। तो उनका वो ट्रेंड चेंज होता है। डिपेंडेंसी अगर आप बात करें, इसको बायोलॉजिकली देखें, तो हेरोइन के मुकाबले में या दूसरी ड्रग्स के मुकाबले में जो नई ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं इसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। या मैं अगर आप साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूँगा कि हेरोइन जो है वो हमारे ब्रेन के डोपामिन को तकरीबन 250% से 300% बढ़ाता है और आइस या क्रिस्टल जो 1000% बढ़ाता है। तो आप इसकी पोटेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा और कितना एडिक्टिव होगा। ये ओवरऑल अच्छा, अब कुछ चीज़ें ये भी देखने में आ रही हैं। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखा कि जो एक स्टूडेंट है वो बड़ा इससे फेमिलियर है और वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि हम अपने आप को जगाने के लिए हम कोई ना कोई नशा, या आइस का ख़ास तौर पे नाम लिया गया कि वो और ईज़ी अवेलेबल भी है। तो स्टूडेंट्स भी आपके पास आते हैं, यंग एज के बच्चे या बच्चियाँ? जी, आपका सवाल बहुत रिलेवेंट है और यूथ के हिसाब से बहुत कॉमन है, क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने कहा ना, ATS कहते हैं, एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेंट है ये।
ये सारे ग्रुप्स। एम्फेटामिन हम यूज़ करते हैं ADHD वाले बच्चों में कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए। FDA अप्रूव्ड ड्रग है और इंटरनेशनली और नेशनली यूज़ की जाती है ADHD के बच्चों के लिए, जहाँ कंसंट्रेशन की डेफिसिट होता है। इसी को अब यूज़ करना शुरू हो गया। दूसरा अब्यूज़ होना शुरू हो गया, जिसमें कि लोग इनिशियली जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपकी वर्क फोर्स बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए तो ज़्यादा एडिक्टिव है ये। अच्छा, ख़वातीन में कौन सी एज की जो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा मुतासिर होती हैं? उनमें भी बच्चियाँ या लड़कियाँ, कम एज की टीनेजर्स टाइप? उसमें भी तकरीबन हर एज की जो है बच्चियाँ रिपोर्ट करती हैं हमारे पास। जो छोटी से छोटी बच्ची ने रिपोर्ट किया वो 11 साल की थी। और डिफरेंट ग्रुप है वहाँ। टाइप ऑफ ड्रग थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो बेंजोज से स्टार्ट करती हैं, देन वो फिर दूसरी ड्रग्स में आइस और क्रिस्टाल की तरफ जाती हैं। 11 साल की बच्ची या 9 साल का बच्चा आपने बताया कि सबसे कम एज का जो यहाँ पर रिपोर्ट हुआ, तो क्या वजूहात क्या थी कि ये इतनी छोटी उम्र में अगर बच्चे इस तरफ चले जाएं, तो क्या वजूहात थी? या किसी ख़ास क्राइटेरिया में बच्चे इस तरह से मुतासिर होते हैं? नहीं, किसी भी ड्रग एडिक्ट या किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ड्रग में इन्वॉल्व होने के लिए 4 फैक्टर्स मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं कि वो उसमें उसकी डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, जेनेटिक्स है और बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। वो सारे मिल के जो है वो किसी को भी वनरेबल बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कोई एक फैक्टर होगा तो वो ज़्यादा वनरेबल होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये डिपेंड्स अपॉन द मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, तो उसमें ज़्यादा फैक्टर जिसमें ज़्यादा होते हैं उसी में रिकवरी भी मुश्किल इसीलिए होती है। अच्छा, पहले हम ये सुनते थे कि कोई किसी चीज़ में नाकाम हो गया, अपने मकसद में नाकाम हो गया कोई शख्स, या डिसअपॉइंट हो गया, डिसहार्ट हो गया, फेल हो गया अपने एग्ज़ाम में, तो वो नशे की तरफ, सिगरेट पीना शुरू हुआ और उसके बाद फिर वो नशे की लत में मुब्तला। आपका सवाल बहुत मुनासिब है। इसको अगर हम ये कहें कि रीज़न ऑफ ड्रग यूज़ क्यों है, रीज़न ऑफ ड्रग यूज़ जो हमारे पास जो हमने अपनी स्टडी की है, जितने मरीज़ों को हमने ट्रीट किया है, उसमें 50% पीयर प्रेशर और फ्रेंड सर्कल की वजह से वो ड्रग की तरफ गए हैं। ये जो रीज़न है फ्रस्ट्रेशन या ये बहुत कम है, 20% के करीब है, इतना ज़्यादा नहीं है। वो उसमें भी मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर उसमें बहुत कम है। पीयर प्रेशर इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि पीयर प्रेशर की वजह से यंग यूथ जो हमारी है वो क्रियोसिटी की वजह से बहुत इसकी तरफ जाती है, फ़न और क्रियोसिटी की वजह से। तो फ़न, क्रियोसिटी और अगर हम फ्रेंड सर्कल को मिलाएं तो तकरीबन कोई 80% जो है वो ड्रग यूज़र्स इसी वजह से ड्रग्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि जो आपका ये ANF का हॉस्पिटल है, क्या टाइमिंग है इसकी कुछ के जिन पे जो पेशेंट है वो यहाँ पे आता है और ट्रीटमेंट करवाता है? OPD सिस्टम है या यहाँ पर एडमिट करते हैं आप पेशेंट्स? जी, तो हम किसी भी दूसरे नॉर्मल ड्रग हॉस्पिटल से थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह काम करते हैं कि हम जनरल हॉस्पिटल की तरह स्टिग्मा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सब्सटेंस के साथ सबसे बड़ा जो डिलेमा है वो है कि सोसाइटी और लोगों का जो उसके बारे में जो इमेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने जब ये स्टार्ट किया था, हमने इसको OPD बेस पे स्टार्ट किया था। तो अभी भी हम हमारे 5 सेंटर्स में मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे OPD होती है। मेल एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए और फीमेल्स के लिए 5 डेज़ अ वीक डेली OPD होती है, ताकि वो आएँ, बाकी मरीज़ों से, बाकी आने वाले लोगों से भी मिलें, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को चेक करें। उनके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, वो पहले हमारे मेडिकल टीम से मिलते हैं, वो उनको एग्जामिन करता है, उनको गाइड करता है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड होती है। उसके बाद उनके टेस्ट किए जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। उन टेस्टों और उनकी बुनियाद पे फिर उनको प्लान किया जाता है कि हमने इनको कौन सी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ देनी है। 2 किस्म की ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती हैं, एक आउटडोर सर्विसेज होती हैं, एक इंडोर। मेजॉरिटी बल्क जो है हमारा वो इंडोर के लिए होता है। आउटडोर में बहुत कम लोग होते हैं जो अनविलिंग हो कि वो अंदर एडमिट नहीं होना चाहते या
आउटडोर में ट्रीटमेंट करने हैं उनको फिर आउटडोर ऑफर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब। आप यहाँ के कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और बड़ा वक्त यहाँ पर आपने गुजारा और पेशेंट्स को बहुत टाइम दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए भी वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन बेगम के साथ, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं ये। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर पेशेंट को कैसे ट्रीट करती हैं और कौन से मरहले पर पेशेंट इनके पास आता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौरीन। अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप। हेक्टिक यहाँ पे इन्वायरमेंट आपको फ़ील होता होगा जब आपके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पर आते होंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि मरहलावार पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। कौन से मरहले पे पेशेंट आपके पास आता है? हमारे पास पेशेंट जो है आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन आ रहा होता है, यानी शुरू के जो 12 to 15 डेज़ होते हैं उसमें डिटॉक्सिफिकेशन करवाई जाती है, उस प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें ये विड्रॉल सिम्टम्स उनकी मैनेज हो जाती है और वो उस लेवल पे आते हैं जहाँ हमारी बात को वो समझ लेते हैं या वो अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तो रिहैबिलिटेशन फेज़ 1 होता है जिसमें वो हम तक पहुंचते हैं और फिर वहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है जो इंडिविजुअल काउंसलिंग है। वरना ग्रुप सेशन जो है वो थोड़ा अर्ली भी स्टार्ट कर लेते हैं। जो साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं आप, साइकोलॉजिकली उनके सवालों के जवाब देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दरअसल नशे इस्तेमाल करना एक जहन की बीमारी है जिसे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं, दिमाग की बीमारी है और नशे की तरफ जाने के कुछ वजूहात हैं। उनमें सबसे पहला वजह जो जहनी उलझन, परेशानी और डिप्रेशन भी हो सकती है, एंजाइटी भी हो सकती है, घर के मसाइल भी हो सकते हैं, नाचाकियाँ भी हो सकती हैं। इस तरह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती मसाइल हैं जो ये बुनियाद बनती हैं कि इनकी तरफ नशे की तरफ आ जाएं। तो हमारा काम यहाँ बहैसियत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये है कि हम इनके इन मसले मसाइल का पता लगाएं कि बचपन से वो कौन से मसले मसाइल में रहे हैं और क्या वजूहात ठहरी हैं साइकोलॉजिकली जिनकी वजह से या सोशली जिनकी वजह से वो नशे की तरफ आए हैं। तो हमारा काम उन सब मसले मसाइल को सुलझाना है और उनकी काउंसलिंग, साइकोथेरेपी करनी है, उनकी असेसमेंट करनी है, पता लगाना है कि क्या असल में क्या डायनेमिक्स हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर उनको रिजॉल्व करते हैं तो फिर उनके लिए एक रास्ता बन जाता है कि वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ जाए और माशरे का एक मुफीद शहरी बन जाए। ठीक है, तो यानी दवाइयों से बेहतर उनका जो ज़हनी जो काम होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, ज़हनी तरबियत जो होती है वो असल बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस पूरे इलाज मुआवजे में। अच्छा, इस पूरे इलाज में मेडिसिन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते जिसको हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं। शुरू के दिनों में विड्रॉल जो सिम्टम्स होते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसमें दवाई देना लाजमी होता है, मेडिसिन के बगैर ये मैनेज नहीं हो सकता। इसलिए साइकेट्रिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, नर्सिंग पैरामेडिक्स हैं, वो इस फील्ड में, इस फेज़ में एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बात मेडिसिन के यहाँ सिर्फ ख़त्म नहीं होती। कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, यानी नशे इस्तेमाल करना ख़ुद एक बीमारी है, उसके साथ भी नफ्सियाती अमराज या मेडिकल अमराज जो है इनके साथ चल रही होती हैं। तो साइड बाय साइड वो मेडिसिन चलेगी। जैसे एक पेशेंट है वो नशे इस्तेमाल कर रहा है और उसके साथ साथ जो है एंजाइटी या डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स भी है या सिज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक फेनोमेना है, तो उसमें फिर दवाई तो चलेगी। अच्छा, दवाई के साथ अगर उसके साथ साथ जो है हम साइकोथेरेपी और काउंसलिंग कर रहे होते हैं, या आपकी बात दुरुस्त है कि रिहैबिलिटेशन फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज़ और साइको सोशल इंटरवेंशन जिसे कहते हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी कोई शख्स इस नशे की आदत में मुब्तला होता है या नशे का शिकार होता है तो मुआशरा उसे बड़ा इग्नोर कर देता है, वो तन्हा रह जाता है। जो तन्हाई होती है वो उसके लिए एक अलग डिप्रेशन हो जाती है। तो उससे निपटने के लिए भी यहाँ पर पूरा एक सिस्टम मौजूद है। जी बिल्कुल, इनकी साइको एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं, इनकी लाइफ स्किल एजुकेशनल प्रोग्राम रन होता है, इनकी रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम रन होता है, इनकी फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम रन होता है। यानी ट्रीटमेंट के साइको सोशल इंटरवेंशन के पूरे पैकेजेस लॉन्च किए जाते हैं, उनको बताया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है
कि लोग इनसे दूर हो गए या लोगों ने इनको दूर कर दिया, तो किस तरह से दोबारा से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है, और फिर जो है अपने एजर्टिवनेस के थ्रू, एजर्टिव स्किल्स के थ्रू जो नशा करने वाले दोस्तों अहबाब हैं उनसे कैसे दूर हटना है, मुआशरे में एक अच्छे ताल्लुकात बनाने का तरीका क्या है, वो सब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको हमारे यहाँ लाइफ स्किल्स एजुकेशन प्रोग्राम या कोपिंग स्किल्स कहते हैं। तो उनको यानी मुआशरे में जो कुछ भी वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं उनसे निमटने के तरीके सिखाते हैं, गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाते हैं, सही फ़ैसला लेना सिखाते हैं, टाइम मैनेज करना सिखाते हैं, ज़हनी तनाव स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको जी बिल्कुल। आप पहले ये असेस करते हैं कि ये कौन से प्रोग्राम के लिए एडजस्ट करेगा, फिट होगा, फिर उसके बाद उसको वो असाइन कर देते हैं, वो रजिस्टर हो जाता है उस प्रोग्राम में और फिर वो सेशंस उसके शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं, ग्रुप सेशंस भी होते हैं। पहले आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू असेसमेंट कि अच्छा इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इस तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तशख़ीस बहुत पूरे ज़्यादा अमल में। ज़रूरी है। हाँ, जिस ब्लॉक में बैठी हूँ ये चिल्ड्रन और वुमेन और एडोलेसेंट्स का है, तो इनका ज़्यादातर जो मेन रीज़न रहता है वो ट्रॉमा रहता है। तो फिर हमें उसको रूल आउट करना पड़ता है कि आइदर दे आर फिट फॉर ट्रॉमा थेरेपी और नॉट। तो जिनका असेसमेंट हमें बताता है कि ये इश्यूज़ हैं, तो फिर वो ट्रॉमा थेरेपी में चले जाते हैं। इसी तरह से जिनको हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और कोपिंग स्किल सिखानी है वो फिर उस तरफ चले जाते हैं। जिनको रिलैप्स वालों को अगर केसेस हमें प्रायर ट्रीटमेंट कहीं से हैं तो उन पर ज़्यादा रिलैप्स प्रिवेंशन पे फोकस किया जाता है। तो पहले आइडेंटिफिकेशन होती है। अच्छा डॉक्टर नौरीन साहिबा, अक्सर ऑब्जर्वेशन में ये बात आई है कि जब कोई शख्स इस नशे की आदत में पड़ जाता है उसके रवैयों में बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती है। अगर उसे नशा नहीं मिलता तो फिर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है या बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? मतलब कोई एकदम से अगर कोई आपके पास पेशेंट आया, आपने उसे एडमिट किया, उसको असेस किया, उसको प्रोग्राम रजिस्टर किया, लेकिन एकदम से नशा तो नहीं उससे छुड़वाया जा सकता। अच्छा, नशा यहाँ वैसे अचानक से या एकदम से छुड़वाया जाता है। अच्छा। हाँ, एडमिट जो ही होते हैं तो हमें बिल्कुल कोई भी ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी भी सॉफ्ट ड्रग हो या हार्ड ड्रग हो। अच्छा, उससे पहले जो है प्री ट्रीटमेंट इंटरवेंशन होती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो बहुत मकदार में ड्रग्स ले रहा है या फिर वो पॉली ड्रग यूज़र है, यानी एक से ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहा है, तो फिर वो ओपीडीज़ में आते हैं। उनकी मोटिवेशनल काउंसलिंग होती है, उनकी ट्रीटमेंट होती है, मेडिकल साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है कि वो पॉली ड्रग यूज़र है तो एटलीस्ट एक ड्रग पे आ जाए और फिर उसकी टेपर ऑफ करते हैं। साइड बाय साइड जो मेडिकेशन भी चल रही होती है तो टेपर ऑफ भी हो रहा होता है। तो वो किसी हद तक एक लेवल पे पहुंच चुके होते हैं कि वो अंदर आके जो है यानी एडमिट होके वो विड्रॉल्स अच्छे से उनके मैनेज कर पाते हैं, जो क्लिनिकल स्टाफ होता है या मेडिकल स्टाफ होता है। जहाँ तक अपना गुस्से की और फैसला नहीं ले आ पाने की या चिड़चिड़ापन जो आती है उसकी बात करें, तो जब इंसान नशा इस्तेमाल करता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा ये जो फ्रंटल एरिया है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है हमारे जजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इमोशन को रेगुलेट करने के लिए, सोशल स्किल्स को कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब जो है इनकी चूँकि वो इस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है। जब यहाँ आते हैं तो जैसे मैंने जिक्र किया कि विड्रॉल में मेडिकेशन चल रही होती है और फिर उसके बाद फिर साइकोथेरेपी और फिर ये जो मैंने आपको प्रोग्राम्स और साइको एजुकेशन का बताया डिफरेंट ग्रुप्स, वो फिर इनको और भी उसको पॉलिश कर रही होती हैं। और फिर जब ड्रग जो है इनके जिस्म से निकल जाता है या दिमाग पे जो इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वो सोचने समझने के काबिल हो जाते हैं। फिर ऊपर से हम उनको हेल्प कर रहे होते हैं, यहाँ प्रोफेशनल स्टाफ बैठा हुआ है, टेक्निकली बिल्कुल इथिकल ग्राउंड्स पे उनको ट्रीटमेंट दी जाती है तो और भी बेहतरीन हो जाते हैं, और भी चीज़ें मैनेज करने के काबिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौरीन बेगम साहिबा कि आपने हमें इतना वक्त दिया। नाज़रीन, हम मौजूद हैं बेनज़ीर शहीद एंटी नारकोटिक्स फोर्स अस्पताल में और यहाँ पर जो सिस्टम है, जो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन का जो एक निज़ाम मौजूद है उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
यहाँ पर मतलब बहुत कम एज के बच्चे हैं। कौन सी सबसे कम एज का बच्चा है यहाँ पे? कितनी मेरे पास ये बच्चा है, इनका नाम अब्बास है, ये 8 साल का है और ये पिछले 1 साल से नशे की बीमारी में मुब्तला है। रिसेंटली इससे 3-4 महीने पहले आइस स्टार्ट की, जो कि बहुत तेज़ किस्म का ड्रग होता है। एक्चुअली पता तो उसको था नहीं कि कर क्या रहा है। इसके फादर आइस और क्रिस्टल यूज़र थे, तो उसने उनको देख के जो वो करते थे उसको कॉपी करके घर में उनके बचे हुए आइस से इस्तेमाल करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वो उसका आदी बन गया। अच्छा, मतलब फैमिली में ये चीज़ थी और उससे ये बच्चा इफ़ेक्ट हुआ, तो इस घर के और भी बच्चे इससे इफ़ेक्ट हुए? बिल्कुल, मेरे पास इसके बड़े भाई भी मौजूद हैं। अगर आप पीछे कैमरा करें तो 11 साल का एक बच्चा है, वो हमारे पास इसी का बड़ा भाई है और सेम सिचुएशन थी कि सिंस फादर यूज़ कर रहे थे ड्रग्स, तो उसने वही कॉपी किया और उसने उसी को अडाप्ट किया और ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पर सबसे छोटा जो बच्चा है ये 8 साल का आपने बताया, और इस पूरे वार्ड में हम ये देख रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी उम्र यही है। अराउंड मेरे पास इस वार्ड में 8, 10, 11 और मैक्सिमम 15 साल का यहाँ पे बच्चा मौजूद है। 15 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं 19 साल तक उनका वार्ड नीचे है। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटी एज के बच्चों को हम एक तरफ सिक्योर एनवायरनमेंट दें और किसी किस्म का हादसा ना पेश आए तो हम उनको एक ही तरह के बच्चों में रखते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे जब हम यहाँ एंटर हो रहे थे तो हमने देखा कि कहीं पे ग्रिलिंग नहीं हुई हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस वार्ड में ग्रिल हमने देखा। तो ये किस लिए? देखिए, एक तो ये हमारे पे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके पेरेंट्स से अपने अंडर सुपरविजन हम इन्हें लेते हैं, तो हमें इनकी जान और इनकी माल हमारी ज़िम्मेदारी है। प्लस द फैक्ट कि इन बच्चों को कभी कभार क्रेविंग्स होती है। क्रेविंग जो है वो फिनोमेना है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है, तो उसमें वो वायलेंट भी हो सकते हैं, अग्रेसिव भी हो सकते हैं, भागने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इनको विद इन द ग्रिल्स रखते हैं, लेकिन इनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। ये बाहर निकलते हैं, ये गेम्स के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, बट इट्स ऑल अंडर अ प्रॉपर मैकेनिज़्म। और उसके बाद जब यहाँ रखते हैं तो फिर अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि बड़े सुकून से बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनकी कोई सोशल एक्टिविटी भी होती है? कोई मूवीज़ वगैरह भी ये देखते हैं, या कुछ ऐसी भी टाइमिंग है इनकी? इनकी टीवी आवर्स हैं रोज़ाना 6 to 9। उसके बीच में हम इनको टीवी ऑन करके देते हैं, या अपनी मर्ज़ी से कार्टून्स या ड्रामा या वटेवर अंडर सुपरविजन हम इनको लगा के देते हैं, वो देखते हैं ज़रूर। ज़्यादातर जो बच्चे आपके पास आते हैं तो वो किस एज के बच्चे होते हैं, और वो घर से ही ज़्यादातर इन्फेक्ट होते हैं, या फिर वो बाहर का एनवायरनमेंट भी उन पे बड़ा असरअंदाज है? बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे पास एज़ यंग एज़ एन 8 ईयर ओल्ड आए हैं और मैक्सिमम हमारे पास एडल्ट्स होते हैं जो कि सामने वार्ड में हैं। 50-60 हम रख लेते हैं इस एज तक के भी। पीयर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। दोस्तों से, गली मोहल्ले में जहाँ उठना बैठना होता है उनका, वहाँ से भी ये लोग बहुत ज़्यादा अडेप्ट करते हैं और उनसे ट्राई करने के उसमें लेते हैं एंड देन उसके आदी बन जाते हैं। और जिनके घरों में होता है उसमें तो देखिए फैमिली में 40 to 60% जेनेटिक कंपोनेंट होता है कि अगर ख़ानदान में है तो जीन्स में भी इसकी टेंडेंसी होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा, बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हैं, स्कूल गोइंग भी कुछ बच्चे हम देख रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को नहीं याद करते? आप लोगों का तो बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मैंने देखा है, यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं आप लोग अपने पेशेंट्स के साथ, लेकिन वो कैसे उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? जब देखिए, हमारे यहाँ वीकली मीटिंग्स होती हैं फैमिली की, उसमें मदर फादर आके मिलते हैं, इनके लिए घर से गिफ्ट्स भी ला रहे होते हैं, फिर उनको इंसेंटिव होता है कि चले नेक्स्ट वीक मिलेंगे। प्लस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हमारा स्टाफ है, हमारे पास मोटिवेटर्स हैं, सोशल वर्कर है, साइकोलॉजिस्ट हैं। हम सब एज अ फैमिली इनको ट्रीट करते हैं और इनको कोशिश करते हैं कि वो घर को मिस इतना ज़्यादा ना करें। बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का एनवायरनमेंट नाज़रीन हम देख रहे हैं, और हम ख़ास तौर पर इस वार्ड में, ना सिर्फ इस वार्ड में बल्कि हमने और भी जगहों पे देखा कि हर जगह CCTV कैमरास जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, और मॉनिटरिंग 24/7 यहाँ की मॉनिटरिंग है, और यही इस चीज़ को कंफर्म करती है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ख्याल रखा
जो सज़ाएं दिलवाई हैं दैट इज़ 90% और 10% जो एक्विटल होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? बनारस हो गया, इसके अलावा कटी पहाड़ी का इलाका हो गया, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट हो के थोड़ी वेलकम बैक नाज़रीन, और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल परवेज़ हुसैन और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा आपका यहाँ पर इन्वायरमेंट देखा हमने, और सबसे मुलाकात हुई और उनके काम हमने देखे, बहुत खूबसूरत और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन के साथ काम करते हुए हमने देखा आपकी पूरी टीम को। कर्नल साहब ये बताइएगा कि कितने आपके इदारे हैं और कहाँ कहाँ पर वो इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए और हमारे इस इदारे को देखा और उसमें जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हमारे टोटल 5 इदारे सिंध में काम कर रहे हैं। इन इदारों का नाम बेनज़ीर शहीद एंटी नारकोटिक्स फोर्स मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। ये 5 इदारे मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। एक लियारी जहाँ पे आज आप बैठे हुए हैं, दूसरा हमारा मलीर के अंदर है, तीसरा मंगोपीर में है, एक हैदराबाद के अंदर है और एक सक्कर के अंदर है। इन 5 जो सेंटर्स हैं इनकी कैपेसिटी 485 बेडेड कैपेसिटी है। इन सब की जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं ये 105 बेडेड कैपेसिटी है, और मलीर जो है 100 बेडेड है, मंगोपीर 200 बेडेड कैपेसिटी के साथ है, हैदराबाद 50 बेडेड के साथ, और सक्कर जो है वो 25 बेडेड के साथ है। ठीक, तो कर्नल साहब क्या मकासद क्या हैं इन इदारों के, और कितना लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है? देखें, हमारे इन इदारों का मकसद जितने भी ड्रग के पेशेंट्स हैं, ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन लोगों का इलाज करना, फिर इस मुआशरे का सेहतमंद इंसान बनाना, उनकी रिहेबिलिटेशंस हैं। और उसके अंदर हमने अभी आपने देखा होगा हमने वोकेशनल ट्रेनिंग भी की हुई है। अब हम सिंध गवर्नमेंट की मदद से इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी करें ताकि इन बंदों को इलाज के बाद, पहला प्रोसेस है ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन।
रीइंटीग्रेशन इसका मतलब ये है कि हम इन लोगों को इस काबिल बना दें, कोई हुनर दे दें कि ये बाहर जाके अपने घर वालों का और अपना कोई रोज़गार कमा के अपने घर वालों की मदद कर सकें। तो ये जो लोग थे जिनको हम पहले बेकार समझते थे, अब ये कारआमद होकर अपने घर वालों का साथ भी दे सकते हैं, उसकी नशे की लानत से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अच्छा कर्नल साहब, हम ये देखते हैं कि जब भी कोई शख्स नशे की आदत में मुब्तला हो जाता है या नशे का शिकार हो जाता है तो माशरा उसे बड़ी ख़राब नज़रों से देखता है, उसे इग्नोर करता है, उसको बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वो छूत की बीमारी हो चुका है, बजाय ये कि हम उसे ज़्यादा तवज्जो दें, शायद इसीलिए वो काबिल रहम हो जाता है। देखिए, हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है, जो अभी नशे के आदी और एडिक्शन के लोग इन्वॉल्व भी इस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं कि हम उनको छोड़ देते हैं, अपने हाल के ऊपर छोड़ देते हैं। घर वाले भी उनको ऑन करना छोड़ देते हैं कि जी नशे का है अब इसका। हम आपको इन इदारों का मकसद ये जो जितने भी हमारे इदारे हैं, बेनज़ीर शहीद ANF मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, इनका मकसद भी यही है कि ये जो नशे के अंदर आदी लोग हैं इनका इलाज हो सकता है, ये बेहतर इंसान बन सकते हैं। इनको इग्नोर करने से हमारे सोसाइटी के और मसाइल बढ़ेंगे। देखिए, सोसाइटी के अंदर जितनी भी ये चोरियाँ, डकैतियाँ, ये सारे लोग जब आपको इनको अपने हाल पे छोड़ देंगे तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, यानी ये बंदे इतने बेकार नहीं हैं, हम इनका इलाज हो सकता है, इनका इलाज मुमकिन है, जिस तरह दूसरे पेशेंट्स का इलाज होता है। शुगर पे इग्नोरेंस जो है वो मज़ीद इसमें खराबी पैदा करती है, मज़ीद पेशेंट को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। हमारा जो ये मकसद है ANF है, इसका नाम जिसके तहत ये ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं DDR, जिसमें ड्रग डिमांड रिडक्शन कहते हैं। अगर हम इनको इलाज करेंगे, इनको रिहेबिलिटेट करेंगे तो हमारी जो ड्रग सप्लाई है, डिमांड है, वो कम होगी मार्केट के से। तो हम इसके तहत ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें एक ये ट्रीटमेंट का सेगमेंट है और दूसरा अवेयरनेस का सेगमेंट है, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेयरनेस लेक्चर भी हम चलाते हैं। अच्छा, यहाँ का हम सेटअप हमने देखा कि बड़ा नीट एंड क्लीन और बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट, बहुत खूबसूरत। तो ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है क्या? जी, हम आपको बताएं कि ये जितने भी सेंटर्स हैं, मैं आपके तरफ से सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये टोटल सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग से चलता है एंड फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, टोटल क्योंकि हमने जी कर्नल साहब हमने ये देखा कि जो भी सरकारी इदारा होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा दगरदू है, ख़ास तौर पर हॉस्पिटल्स वगैरह का काम नो डाउट वहाँ पे हो रहा है, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है और वहाँ पे उस तरह से जो मैनेजमेंट है वो शायद संभाल नहीं पा रही। लेकिन यहाँ हमने देखा कि हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं, हम एक नई दुनिया में जैसे आ गए यहाँ पे ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिंध गवर्नमेंट का कोई प्रेशर है, किसी इदारे का कोई प्रेशर नहीं होता। हम अपने तौर पे इस इदारे को चला रहे हैं और आपने देखा है, और इस चीज़ में क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को भी जाता है कि ये इदारे जितने भी हैं ये सिंध गवर्नमेंट के फ़ंड से फ्री ऑफ कास्ट लोगों को इलाज करें। और मैं आपको ये बता दूं कि इसी स्टैंडर्ड का बाहर अगर आप जाएंगे तो मिनिमम एक पेशेंट के ऊपर 30 से 40 लाख खर्चा आता है एक पेशेंट, और वो जो सिंध गवर्नमेंट है वो 1 रुपया भी इसके ऊपर खर्च होने देंगे। अच्छा, तो कौन फंडिंग कौन कर रहा है? सिंध गवर्नमेंट ही सिंध गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, और ANF का जो इदारा है एंटी नारकोटिक्स, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे वो चला रही है इसको। दोनों सिंध गवर्नमेंट और ANF की उससे तावन से ये दोनों इदारे चल रहे हैं। ठीक। अच्छा कर्नल परवेज़ साहब ना इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है। मतलब लोग ये सोच नहीं सकते कि लियारी जैसे इलाके में जहाँ पे इतनी कंजस्टेड यहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतना ज़बरदस्त या इतना अच्छा इदारा भी काम कर रहा है, तो कैसे अप्रोच कैसे करें? अगर किसी के घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो वो कैसे आपको अप्रोच करें? जी, इजी है। हमारे वेबसाइट है अवेलेबल है, हमारी जो है फेसबुक अवेलेबल है, जिसके तहत हमारे फ़ोन नंबर्स और वो सारी चीज़ें हैं, उसके तहत हमारे साथ अप्रोच कर सकते हैं। जिसने भी आना है, ये सुबह हमारी OPD चलती है, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक OPD होती है, जिसमें पेशेंट्स आते हैं। कोई सिस्टम नहीं था। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के ऊपर जो आते हैं उनका हम इधर पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट के बाद हम उनको एडमिशन की डेट देते हैं और एडमिशन होता है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है,
और हम 1 महीने 1.5 महीने का उनको टाइम काम आप बहुत बड़ा कर रहे हैं। कर दें, ठीक है ना। तो अराउंड आप समझें कि 9,000 प्लस की हमारे पास वेटिंग लिस्ट है, जो अच्छा। लोग एडमिट होना चाहते हैं, मगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको एडमिट कर सकें। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अच्छा, तो इसके लिए भी आगे फर्दर कुछ इसके काम लिए हो हम रहा है? सिंध गवर्नमेंट से बात हुई है और दे हैव एग्रीड, और उन्होंने कहा कि हम डिवीजन लेवल पे इसको ले जाएंगे। अभी तो हमने आपको बताया 5 हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे इंशाल्लाह जब ये डिवीजन लेवल पे चली जाएगी और इसी तरह के इदारे खुलेंगे तो हमारे ऊपर लोड कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हमने देखा कर्नल साहब के लाइब्रेरी भी है और एक कंप्यूटर लैब भी हमने देखी और बड़ा सरप्राइज़ हुए हम। वहाँ पे आपका एक ऑडिटोरियम भी है ऊपर, बड़ा खूबसूरत बना हुआ, और उस पर बाकायदा लेक्चर हो रहे थे। तो ये जो सारा सेटअप है, ये प्रॉपर ग्रेजुअली स्टेज बाय स्टेज ये एक पेशेंट को ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आता है। देखिए, जिस तरह हमने आपको बताया कि हमारे इस दायरे का मकसद जो है वो लोगों को रिहेबिलिटेट करना है। मकसद ये है कि हम लोगों को अनहेल्दी लाइफ से हेल्दी लाइफ की तरफ लेके आए। जो लाइब्रेरी आपने दिखाई, हम लाइब्रेरी में जो बच्चे अपनी स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन छोड़ के आ गए हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जब रिहेब में जाते हैं तो वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। वो लाइब्रेरी में जाएं, बुक्स अवेलेबल हैं, पढ़ते हैं, अपनी तालीम यहाँ से जाके फिर अपने एग्ज़ाम्स या अपनी तालीम जो है ना वो कंटिन्यू कर सकें। जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाला आपने सेगमेंट देखा, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे उनको जिनके अंदर ये स्किल मौजूद है उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकें। और मैं आपको एक बता दूँ, अभी हमारा सिंध गवर्नमेंट के साथ स्टेप्टा एक उनका इदारा है, उसके साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है। तो इंशाल्लाह अब हम इन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अच्छा। जिसके अंदर प्लम्बर है, व्हीकल मैकेनिक है, रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिशियन है, IT के एक्सपर्ट हैं, लैंग्वेज कोर्सेज हैं। तो ये लोग जो यहाँ से इलाज करवा के फिर अब वोकेशनल ट्रेनिंग और हुनरमंद बना रहे हैं। अच्छा। कि वापस जाके मुआशरे में अपना काम कर सकें। देखें, अगर उनको सरकार शायद के पास इतनी कैपेसिटी ना हो हर किसी को जॉब दे सके, तो ये लोग अपने घर पे बैठ के अपना काम कारोबार कर सकें और अपने घर वालों के लिए जो पहले बेकार थे अब वो यूज़फुल और इंसान बन सके, कारमंद इंसान बन सके। अच्छा, एक चीज़ और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि हमने यहाँ पर एक एक्सरे रूम भी देखा, OPD की बिल्डिंग में आपके एक एक्सरे रूम है, उसका मकसद क्या था? देखिए, हमारा जो OPD का सेशन है उसके अंदर हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा। कि जो कि ड्रग में लोग इन्वॉल्व हो गए उनके लैब टेस्ट करते हैं, फिर एक्सरे करते हैं कि खुदा न खास्ता ये ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो सका। अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो हम उसको मेडिकल फैसिलिटी के लिए रेफ़र करते हैं। तो उसी लिए हम ये एक्सरे और लैब टेस्ट वगैरह लेते हैं। अच्छा कर्नल साहब, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से जो एरियाज़ हैं, कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज़्यादा हसास हैं इस मौजू पर? आप नशे के हिसाब से देखें तो सॉरी टू से पूरा कराची इसमें तकरीबन इन्वॉल्व है। आप देखें तो जो हमारे पास पेशेंट्स का रेशो है उसमें कैमड़ी और लियारी ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे मंगो पीर है, तीसरे नंबर पे मलीर है। ये वो इलाके हैं जो आउटस्कर्ट्स वाले जिसमें ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। पहले ये नशा गरीब गुरबा का था, सॉरी टू से, अब ये हमारे एलीट क्लास में आ गया है। सिंथेटिक स्टूडेंट्स, खास तौर पे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा सरायत कर गया जी। स्पेशली जो सिंथेटिक ड्रग है उसके हिसाब से ये जो एलीट क्लास है जिसमें कोकेन है, वेट है, आइस है, ये अभी हमारे स्टूडेंट और ये जो बड़े बच्चे हैं इनके अंदर। अच्छा कर्नल परवेज़ हुसैन साहब, यूथ के लिए ख़ास तौर पे मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि कोई पैगाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि